हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल्स। ये चैप्टर और चैप्टरों के बजाय थोड़ा सा आसान पड़ता है, पर इसको करना अच्छे से है। ठीक है, देखो पहले हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज हो डायरेक्ट के बारे में। डायरेक्ट क्या होता है? ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास में इसके अंदर दो क्वांटिटीज होती हैं, एक को x मान लेते हैं और दूसरी को हम लोग मान लेते हैं y। तो बोलता है अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, अगर y इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा, और अगर y डिक्रीज होगा तो x भी डिक्रीज होगा। x अगर डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। मतलब क्या होगा, इनका डायरेक्टली संबंध होगा कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कि 10 रुपये की अगर मैं लेके आता हूँ 40 टॉफियाँ लेके आता हूँ या 40 चॉकलेट लेके आते हैं, तो अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं 20 रुपये की लेके आऊँगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा इसके साथ साथ में। तो ये कितनी आ जाएंगे मेरे पास में, 80 आएंगे। ठीक है, ऐसे ही मतलब क्या होगा कि अगर ये इंक्रीज हो रहा था ये भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं 5 रुपये की लाता तो ये क्या हो जाती है, अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये भी चीज़ क्या होगी हमारे पास में, डिक्रीज होगी। तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 20 आ जाएंगी। इसलिए क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है कि दोनों चीज़ें क्या होती है, अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज होगा तो डिक्रीज भी होगा। ठीक है, अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। अगर मेरे पास में x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, और y डिक्रीज होगा तो x इंक्रीज होगा। या फिर मतलब कि अगर y इंक्रीज हो रहा है तो x डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो 11.2 होगी, उसमें जब करवाएंगे तब और अच्छे से समझाएंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से ही, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मेरे पास में दो क्वांटिटीज दे रखी हैं। इसके अंदर हमारे पास में बॉक्सेस ही बनेंगे, ऐसे ही बॉक्स बनेंगे। एक है x क्वांटिटी और एक है y क्वांटिटी। ठीक है, ये है 11, ये है 20। दूसरी है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी 22/40, और तीसरी हमारे पास में 33/60, और चौथी है हमारे पास में 44/80। तो हमारे पास में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेक करना, हमारे पास में चेक वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। तो ये चेक करना है। तो इसमें इसकी क्या खासियत होती है कि जैसे ये 11/20 है, तो सारा का अगर मैं कट आउट करता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, हमेशा 11/20 आएगा। देखो पहला 11/20 है, तो दूसरा अगर मैं कट आउट करूँगा, देखो 22/40 है। अगर मैंने 2 से कट आउट किया था कि इतना आगे 11/20, और इसको मैं अगर मैं 3 से कट आउट करता हूँ, ये कट आउट होने के बाद में कितना आ जाता है, 11/20। मतलब कि जो हमारे पास में अगर ये 11/20 यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। पर जब मैं कट आउट करूँ तो जब मेरे पास में जो आंसर होगा वो सारे के सारे क्या आएंगे, मेरे पास में सेम आएंगे। अगर ये सारे के सारे सेम आते हैं तो ये क्या होगा, डायरेक्टली रेशो में होगा। अगर ये सारे सेम नहीं आते तो ये डायरेक्टली रेशो में नहीं होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, डायरेक्ट रेशो में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और दूसरा है हमारे पास में, जैसे अगर मैं फोर्थ करता हूँ तो फोर्थ में देखो 9/12 है, और एक है हमारे पास में 18/21। अगर एक भी नहीं है तो डायरेक्ट रेशो में नहीं होगा। अगर देखो इसको कट आउट करता हूँ तो ये अगर 3/4, इसको कट आउट करता हूँ तो अगर मैक्सिमम करता हूँ तो मैं अगर इसको करूँगा, मैं जो मैक्सिमम कट आउट हो रहा है ये हो रहा है हमारे पास में 3 पे 3 6 और ये 3 7 जा, तो ये 6/7 और ये 3/4। तो 3/4 6/7 के बराबर होता है, नहीं होता। तो ये डायरेक्टली रेशो में नहीं होगा। बस आपको एक ही एग्जांपल दिखाना है कि अगर एक भी नहीं हो रहा है ना तो वो सारा रेशो में नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला मैं, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हमारे पास में पहले कुछ वैल्यूज गिवन है 10/25 x और y की, हमेशा बॉक्स बनाना अनिवार्य है। ठीक है, x और y, ये हमारे पास में 10, 25 और आगे गिवन है 20 और a, और ये है हमारे पास में b और b/100, और ये है c/125, और लास्ट है 70/d। ठीक है, अब देखो मेरे पास में ये a b c d की वैल्यू पूछ रखी है, और गिवन क्या है हमारे पास में, ये है डायरेक्टली
डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये हमारे पास में, ये पहले से गिवन है हमारे पास में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि जैसे 10/25 इसको लिखेंगे तो हमारे पास में x इजिकल टू 10 और y इजिकल टू हमारे पास में 25, तो हम लोग इसको लिख देंगे 10/25। जो ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमारे पास। 10/25 किसके इक्वल होगा, 20/a के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 10/25 20/a के इक्वल होगा। इसके बाद में क्या करना हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मेरे पास में 10a इज इक्वल टू 25 टू जा, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 500। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस साइड जाके डिवाइड में 500 बटे a, सॉरी 10, इसकी वैल्यू आ गई 50। ठीक है, b की वैल्यू कैसे होगी, इसमें भी यही रख लो, 10/25 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में b/100। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 1000 इज इक्वल टू 25b। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1000 अपॉन में 25, इसको पहले 5 पे कट आउट करो 5 और ये आ गया 200, ये फिर 5 पे हो जाएगा तो ये 40। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 40। ऐसे ही मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ, d की वैल्यू। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप आगे खुद ट्राई कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज 155। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर ऑफ द क्लॉथ। ठीक है, देखो वही बात है, इसमें डायरेक्टली में है। डायरेक्ट में कैसे होगा कि अगर देखो मेरे पास में अगर 5 मीटर क्लॉथ आता है 155 रुपये का, तो अगर 13 मीटर लूंगा तो रेट क्या होगा उसका बढ़ेगा। तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा, ये डायरेक्ट रेशियो में। तो मैं इसमें पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, 5 मीटर क्लॉथ प्राइस इज है हमारे पास में कितना 155, और उसके बाद में है 13 मीटर क्लॉथ, 13 मीटर क्लॉथ, तो हम लोग उसको मान लेते हैं x, डायरेक्ट रेशियो से निकाल रहे हैं तो इसको क्या मान लेंगे x। तो हमारे पास में क्या आ गया, देखो 5/155 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 5 मीटर है ना, तो इसके जो सामने आएगा वो भी जो चीज मीटर में होगी वही इसके सामने आएगी। तो 13 मीटर, देखो अगर ये 5 मीटर है तो 5 मीटर ऊपर लिखा है तो 13 मीटर भी क्या होगा, ऊपर ही होगा। और रुपए, देखो यहाँ पे भी रुपए क्या है 155 नीचे लिखे हमने, तो यहाँ पे भी जो रुपए वो भी क्या आएंगे, नीचे ही आएंगे। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 155। या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर क्या कर सकते हैं आप, इसको ऐसे ही रहने दो, x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 13 मल्टीप्लाई बाय 155 अपॉन में 5। तो इसको 5 से कट आउट कर लेते हैं 31, तो 13 और 31 की मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 13 एज इट इज 3 1 कैरी 33 39 और 40, तो हमारे पास में कितना आ गया 403 रुपीज़। तो ये हमारे पास में 403 रुपये का कितना आएगा हमारे पास में 13 मीटर क्लॉथ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज आप खुद ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हमारे पास में, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 12 सेट बुक्स, मतलब कि हमारे पास में क्या है कि द वेट ऑफ 5 बुक्स आर 800 ग्राम। ठीक है, मतलब कि 5 बुकों का जो वेट है वो है हमारे पास में 800 ग्राम। तो हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, वेट ऑफ 5 बुक्स कितना है 800 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, पूछा है कि 12 बुक्स का, तो वेट ऑफ 12 बुक्स कितना होगा मेरे पास में, x मान लो उसको। तो हमारे पास में देखो यहाँ पे क्या है 5 है, क्योंकि बुक्स पूछा है तो बुक्स ऊपर और जो वेट है वो नीचे, इज इक्वल टू बुक्स ऊपर और वेट नीचे, एज इट इज करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 800, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय
5। तो ये हो गया हमारे पास में कितने पे, 5 1 जा 6 और 0। तो ये हमारे पास में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 12 0 0 और 12 तो हमारे पास में आया यहाँ पे 2 कैरी 7 12 और 7 19। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया 1920 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास में इसका वेट आ गया। अब आगे क्या पूछा उसने, पूछा है हाउ मेनी बुक्स वुड बी द वेट ऑफ 3 कंप्लीट 1/3 kg। मतलब पूछ रहा है हमारे पास में कि उसका अगर मेरे पास में वेट गिवन है तो बुक निकालनी है। तो वेट कितना है, वेट है हमारे पास में 3 कंप्लीट 1/5 kg। तो या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ग्राम्स में क्योंकि यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट कर रखा है, तो यहाँ पे केजी में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे पास में। तो कितना होगा हमारे पास में ये, तो ये हो गया 5 15 और 1 16 16/5 kg। ठीक है, तो अगर मेरे को केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो 16 / 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हमारे पास में आ गया 200, तो ये आ गया 3200 ग्राम। तो हमारे पास में वेट कितना है, 3200। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमारे पास में फाइंड आउट करना हमारे पास में क्वांटिटी बुक्स की। तो हमारे पास में देखो 5 अपॉन हमारे पास में क्या है 800, और यहाँ पे देखो बुक की फाइंड आउट करनी है तो मैं बुक को x मानूंगा, और वेट कितना है 3200। ठीक है, देखो वेट के साथ में वेट और बुक के साथ में बुक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास में आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3200 इज इक्वल टू 800x। तो ये 800 इस साइड जाके डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई बाय 3200, और ये क्या आ जाएगा x की वैल्यू, तो 00 से 00 कट आउट, और ये 832, और ये हमारे पास में कितने आ गए 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो मतलब बुक्स कितनी है हमारे पास में, बुक्स हो गए हैं 20। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर आपको करने हैं 5th तक। ठीक है, कल करेंगे 6 to 10।